तो केस 2026 के दूसरे दिन पूरी तरह से फिजिकल आई पर फोकस रहा। कई कंपनियों के ह्यूमनॉइड रोबोट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर चलने वाले इंडस्ट्रियल आई, ऑटोनॉमस एयरपोर्ट रोबोट और एक लेवल 4 सेल्फ ड्राइविंग कार जो एक ऑनबोर्ड सुपरकंप्यूटर से बनी है जो प्रति सेकंड 8000 ट्रिलियन से ज्यादा ऑपरेशन कर सकती है। कंज्यूमर साइड में हमने फोन एफ फ्री स्मार्ट ग्लास, 60 से ज्यादा बायोमार्कर नापने वाला हेल्थ स्कैनर, चलते फिरते 1 किलोवाट से ज्यादा पावर देने वाले व्हीकल चार्जर, सीधे कारों में जाने वाली आई असिस्टेंस और बहुत कुछ देखा। इस वीडियो में मैं दूसरे दिन की हर अहम बात बताऊंगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर से रोबोटिक्स ने पूरी तरह से दबदबा बनाया। सिर्फ एक कंपनी और एक ह्यूमनॉइड नहीं, बल्कि अलग अलग तरीकों, साइज और भूमिकाओं की एक पूरी लहर। न्यूरोबॉटिक्स इस बदलाव का सबसे मजबूत उदाहरण था। कंपनी ने अपनी अगली पीढ़ी के 4N1 ह्यूमनॉइड को दिखाया और फोकस रिफाइनमेंट पर था। मूवमेंट पहले से ज्यादा टाइट दिख रहा था, बैलेंस रिकवरी ज्यादा स्मूथ थी और इंटरेक्शन ज्यादा कंट्रोल्ड लग रहा था। रोबोट को सुरक्षा पिंजरों के पीछे नहीं, बल्कि मानवीय जगहों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि फोर्स सेंसिंग, परसेप्शन और कंप्लायंस कच्ची गति से ज्यादा मायने रखते हैं। इसके साथ ही नूरा ने एक छोटा ह्यूमनॉइड भाई दिखाया। यह वर्षन शिक्षा, शोध और तंग वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां आकार और वजन मायने रखता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों रोबोट एक ही इंटेलिजेंस टैग शेयर करते हैं, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर सीखे गए कौशल को शून्य से शुरू किए बिना दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। नूरा एक चौपाया प्लेटफॉर्म भी लाया जिसने कई कंपनियों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अब द्विपाद रोबोट हर चीज का जवाब नहीं है। भूभाग, स्थिरता और कार्य आकार को परिभाषित करते हैं। फोरिया इंटेलिजेंस एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से आया। उनका GR3 ह्यूमनॉइड देखभाल, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवा वातावरण के आसपास तैयार किया गया था। रोबोट की गति जानबूझकर धीमी थी। डिजाइन में गति से अधिक पूर्वानुमान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। अस्पतालों और सहायता प्राप्त रहने की जगहों में अचानक गति एक समस्या है, सुविधा नहीं। फोरिया ने GR3 को कुछ ऐसा बनाया जो रोगियों की सहायता कर सकता है, गतिशीलता कार्यों में मदद कर सकता है और उन लोगों के आसपास काम कर सकता है जो जल्दी या पूर्वानुमान के अनुसार नहीं चल सकते हैं। उन्होंने उसी इंटेलिजेंस सिस्टम पर बना एक छोटा केयरबॉट वेरिएंट भी दिखाया। फिर से वही पैटर्न, एक दिमाग, कई शरीर, हर एक को एक खास भूमिका के लिए बनाया गया। एगोबॉट ने सबसे आक्रामक तरीका अपनाया और एक रोबोट नहीं बल्कि पूरी लाइनअप दिखाई। A2 सीरीज में नेविगेशन, इंटरैक्शन और सामान्य कार्यों के लिए डिजाइन किए गए फुल साइज ह्यूमनॉइड दिखाए गए। X2 सीरीज में इसे छोटा करके शिक्षा, प्रदर्शन और सामाजिक वातावरण के लिए बनाया गया, जहां लागत और आकार की सीमाएं होती हैं। G2 सीरीज में औद्योगिक सेटिंग को ध्यान में रखा गया, जिसमें हेरफेर और लोड हैंडलिंग पर ध्यान दिया गया। फिर भी एक क्वाड्रीपेड था जो निरीक्षण और इलाके में घूमने के लिए बनाया गया था, जहां पैर पहियों को हराते हैं। इन सब के ऊपर अगेबोट ने ओमनीहद दिखाया, जो एक कुशल हेरफेर सिस्टम है जिसे ठीक मोटर कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ मुख्य बात परिपक्वता थी। फिर कैटरपिलर ने अपने कैट आई सिस्टम के साथ औद्योगिक आई को चर्चा में लाया, जो क्लाउड निर्भर इंटेलिजेंस नहीं है। यह वास्तव में एनवीडिया जेट्स और थॉ हार्डवेयर का उपयोग करके सीधे मशीन पर चलता है। निर्माण और खनन स्थलों पर विश्वसनीय कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए निर्णय स्थानीय रूप से लेने होते हैं। कैट आई रियल टाइम में सेंसर डेटा के बड़े स्ट्रीम को प्रोसेस करता है, जिससे ऑपरेटर को कोचिंग, सुरक्षा अलर्ट और परफॉर्मेंस इंसाइट मिलती है। मशीनें एक दूसरे के साथ इलाके, मौसम, उपकरण, स्थिति और वर्कफ्लो के बारे में जानकारी शेयर करती हैं। कंपनी ने इसे जॉब साइट के लिए डिजिटल नर्वस सिस्टम के तौर पर तैयार किया और यह वर्णन वास्तव में आई के बुनियादी ढांचे के रूप में काम करने पर खरा उतरता है। ओशकोश कॉर्पोरेशन ने विमानन के लिए भी ऐसा ही आइडिया अपनाया। उन्होंने हवाई अड्डे पर टारमेक के लिए स्वायत्त रोबोट दिखाए जो विमानों को मोड़ने के संचालन में मदद करते हैं। ये मशीनें विमानों को गाइड करने, जमीनी कार्यों को प्रबंधित करने और खराब मौसम में भी संचालन को बनाए रखने में मदद करती हैं। इसका लक्ष्य कम देरी, बेहतर सुरक्षा और बेहतर समन्वय है। प्रमुख एयरलाइंस के साथ परीक्षण पहले से ही चल रहा है और इसे पहले बड़े हब एयरपोर्ट के लिए रोल आउट करने की योजना है। यह परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण समय के वातावरण को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेशन है। सेंटिजेंट टेक्नोलॉजी ने रोवर X3 के साथ एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा। यह एक मजबूत आउटडोर रोबोट है जिसे सीढ़ियों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर चलने के लिए बनाया गया है, जो इसे तुरंत निरीक्षण और निगरानी की भूमिका में लगा देता है। प्लेटफॉर्म छोटा और छोटा है, जिससे सीढ़ियां चढ़ते समय या खुरदरी सतह पर चलते समय स्थिरता बनी रहती है, जहां पहिए वाले इंडोर रोबोट आमतौर पर विफल हो जाते हैं। कार्यात्मक रूप से रोवर X3 को कैमरे और सेंसर पेलोड ले जाने और सुविधाओं, परिसरों या बुनियादी ढांचों जैसी बाहरी या अर्ध औद्योगिक वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य काम गतिशीलता और डेटा संग्रह है,
न कि बातचीत या हेरफेर। सीढ़ी चढ़ने की क्षमता एक प्रमुख तैनाती सीमा को दूर करती है, जिससे यह मैनुअल स्थानांतरण के बिना स्तरों के बीच स्थानांतरित हो सकता है। यह एक उद्देश्य निर्मित निरीक्षण प्लेटफॉर्म है जो उन वातावरणों में बार बार काम करने के लिए बनाया गया है जो भौतिक रूप से असंगत हैं और रोबोट के अनुकूल नहीं हैं। ड्रीम के साइबर एक्स कॉन्सेप्ट के साथ होम रोबोटिक्स प्रयोग जारी रहा। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए वैक्यूम को मजबूर करने के बजाय ड्रीम ने समस्या को अलग कर दिया। साइबर एक्स एक यांत्रिक प्रणाली है जो आर्टिकुलेटेड ट्रैक का उपयोग करके फर्श के बीच एक रोबोट वैक्यूम ले जाती है। यह संतुलन बनाए रखता है, सीढ़ियों को पकड़ता है और ऊंचाई में बदलाव को संभालता है। यह दृष्टिकोण सीढ़ियों को एक सॉफ्टवेयर समस्या के बजाय एक भौतिक समस्या के रूप में मानता है, जो वास्तव में ताज़ा है। यह दर्शाता है कि कंपनियां अभी भी एक डिजाइन को सभी घरों के लिए हल करने के बजाय रूप और वास्तुकला के साथ प्रयोग कर रही हैं। रोबोटिक्स से इत्र शो के इस हिस्से में प्रयोगात्मक हार्डवेयर पर ध्यान दिया गया और इसका एक स्पष्ट उदाहरण फ्लाईविंग का फोल्डिंग वीएल फोम एयरक्राफ्ट था। इस डिजाइन में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ फिक्स्ड विंग फॉरवर्ड फ्लाइट का संयोजन है, जिसका मतलब है कि यह तंग जगहों से भी उड़ान भर सकता है और फिर कुशल क्षैतिज उड़ान में बदल सकता है। एयरफ्रेम का वजन कम रखने के लिए हल्के फोम निर्माण का उपयोग किया गया है, जबकि लिफ्ट और फॉरवर्ड प्रोपल्शन दोनों के लिए एकीकृत मोटर्स का समर्थन करता है। विमान एक एफपीवी सिस्टम के आसपास बनाया गया है जो डीजेआई की लंबी दूरी की ओचार वायरलेस तकनीक का उपयोग करके चश्मे पर लाइव वीडियो स्ट्रीम करता है। हेड ट्रैकिंग एकीकृत है, इसलिए ऑनबोर्ड कैमरा पायलट के सिर की गति का अनुसरण करता है, जिससे स्थिर ड्रोन फीट के बजाय कॉकपिट स्टाइल व्यू पॉइंट बनता है। यह सेटअप स्वायत्त उड़ान के बजाय विसर्जन और सटीक नियंत्रण के उद्देश्य से है। फ्लाईविंग का दावा है कि आदर्श परिस्थितियों में इसकी शीर्ष गति 75 मील प्रति घंटा और 60 मिनट तक की उड़ान का समय है, जो इस आकार के VTOL प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अधिक है। $2000 की कीमत वाले इस पूरे किट में एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम और FPV सेटअप शामिल है, जो इसे आम ड्रोन पायलटों की तुलना में एडवांस्ड हॉबिस्ट या सिमुलेशन पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपयोगकर्ताओं के अधिक करीब रखता है। तकनीकी दृष्टिकोण से यह उत्पाद पारंपरिक क्वाडकॉप्टर और फिक्स्ड विंग FPV एयरक्राफ्ट के बीच का है, जिसमें एक की ऊर्ध्वाधर लचीलापन दूसरे की रेंज और गति के साथ मिलती है। ठीक है, फिर रेनो ने X3 Pro स्मार्ट ग्लास पेश किए और खास बात यह है कि ये बिना किसी सहारे के काम करते हैं। ये ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग और बिल्ट इन कनेक्टिविटी के साथ स्टैंडअलोन ग्लास हैं, इसलिए नोटिफिकेशन, नेविगेशन क्यू और असिस्टेंट इंटरैक्शन जैसे कार्य सीधे डिवाइस पर चलते हैं। इससे उनके उपयोग का तरीका बदल जाता है, क्योंकि आप उन्हें उपयोगी बनाने के लिए लगातार फोन को पेयर, अनलॉक या बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हार्डवेयर के नजरिए से X3 Pro को इंटीग्रेटेड कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ एक हल्के फ्रेम के साथ डिजाइन किया गया है। साथ ही एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले सिस्टम है जो इमर्सिव के बजाय जानकारी को न्यूनतम और पढ़ने योग्य रखता है। रेनो लैपटॉप स्क्रीन को बदलने या पूर्ण संवर्धित वास्तविकता दृश्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। डिस्प्ले छोटी छोटी सूचनाओं जैसे प्रॉम्प्ट, अलर्ट, ट्रांसलेशन या असिस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए है, जो इस तरह से दिया जाता है कि दृष्टि में बाधा न आए या लगातार ध्यान देने की आवश्यकता न हो। ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग बुनियादी AI कार्यों को स्थानीय रूप से चलाने की अनुमति देता है, जबकि कनेक्टिविटी जरूरत पड़ने पर क्लाउड अनुरोधों को संभालती है। यह संतुलन विलंबता और बैटरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। भारी दृश्यों को आगे बढ़ाने के बजाय X3 Pro सहायक शैली के इंटरैक्शन और प्रासंगिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां चश्मा एक दृश्य प्लेटफॉर्म की तुलना में हल्के इंटरफेस परत की तरह काम करता है। तकनीकी रूप से यह हेडसेट की तुलना में पहनने योग्य आई टर्मिनल के करीब है। यही कारण है कि यह विशिष्ट डेमो के बजाय रोजमर्रा के उपयोग में अधिक फिट बैठता है। उपभोक्ता गैजेट व्यवहारिक उपयोग के मामलों की ओर अधिक स्थानांतरित हो गए। क्लिक्स ने एक भौतिक कीबोर्ड के साथ निर्मित कम्युनिकेटर फोन पेश किया। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों को लक्षित कर रहा है जो टाइपिंग सटीकता, स्पर्श प्रतिक्रिया और नियंत्रण की परवाह करते हैं। एक्सपेंडेबल स्टोरेज और हार्डवेयर बटन उस फोकस को मजबूत करते हैं। यह ट्रेंडी होने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह उपयोगी होने की कोशिश कर रहा है। बट बडी 2 मिनी के साथ वापस आ गया। यह AI आधारित पक्षी पहचान के साथ एक कॉम्पैक्ट स्मार्ट बर्ड फीडर है। यह प्रजातियों की पहचान करने के लिए दृश्य पहचान और ऑडियो विश्लेषण दोनों का उपयोग करता है। उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं, क्लिप और गतिविधि के लॉग मिलते हैं। छोटे आकार और कम कीमत के कारण यह अधिक लोगों तक पहुंचता है और यह दर्शाता है कि AI कैसे रोजमर्रा के शौक को तकनीक में बदले बिना बढ़ा सकता है। लूना ने लूना बैंड पेश किया, जो पूरी तरह से स्क्रीन को हटा देता है। कोई डिस्प्ले नहीं, कोई सूचना नहीं, लगातार ध्यान खींचता है। यह फिटनेस और स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक करता है, आवाज और ऐप के माध्यम से कोचिंग देता है और सब्सक्रिप्शन से बचता है। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना विचलित हुए ट्रैकिंग करना चाहते हैं, और यह स्क्रीन निर्भरता को कम करने के व्यापक चलन में फिट बैठता है। टाइमली फ्लैशलाइट के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा को एक बड़ा अपग्रेड मिला है। यह डिवाइस GPS, LTE कनेक्टिविटी, वीडियो रिकॉर्डिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया को एक ही हैंडहेल्ड टूल में एकीकृत करता है। अगर कुछ गलत हो जाता है
तो यह आपातकालीन प्रोटोकॉल को ट्रिगर कर सकता है और लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकता है। इसे गैजेट के बजाय एक सुरक्षा साथी के रूप में पेश किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर है। शॉक्स ओपन फिट प्रो ईयरबड्स के साथ ऑडियो वेरिएबल का विकास हुआ। ये ओपन ईयर हेडफोन हैं जो उपयोगकर्ताओं को उनके आसपास की जानकारी देते हैं और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और शोर प्रबंधन प्रदान करते हैं। इन्हें मूवमेंट, आउटडोर इस्तेमाल और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ब्लू एटेडी के चार्जर 2 में पावर और मोबिलिटी का मिश्रण है, जो एक व्हीकल बेस्ड चार्जिंग सिस्टम है जिसे खास तौर पर हाई कैपेसिटी वाले पोर्टेबल पावर स्टेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ सबसे अहम है आउटपुट। गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सीधे 200 वॉट तक की पावर मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड 12 वोल्ट आउटलेट की तुलना में बहुत बड़ी छलांग है, जो आमतौर पर 100 वॉट के आसपास कैप करते हैं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि गाड़ी चलाते समय बड़े बैटरी स्टेशन को चार्ज करना, घंटों या बाहरी पावर सोर्स की जरूरत नहीं है। चार्जर 2 को गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह बायडायरेक्शनल पावर फ्लो को सपोर्ट करता है, जिससे यह चार्जिंग डायरेक्शन को उलट सकता है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल गाड़ी को जंप स्टार्ट करने या कनेक्टेड पावर स्टेशन का इस्तेमाल करके स्टार्टर बैटरी को मेंटेन करने के लिए किया जा सकता है। यह इसे वैन बिल्ड, मोबाइल वर्क व्हीकल, ऑफ ग्रिड ट्रेवल और इमरजेंसी सेटअप के लिए उपयोगी बनाता है, जहां पावर की विश्वसनीयता मायने रखती है। एक साधारण एक्सेसरी होने के बजाय यह उन गाड़ियों के लिए पावर मैनेजमेंट मॉड्यूल की तरह काम करता है जो पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। क्लेवर के 9 ने एक स्मार्ट डॉग क्रेट दिखाया जो पालतू जानवरों की सुरक्षा और उन्हें रखने के लिए कनेक्टेड तकनीक का इस्तेमाल करता है। क्रेट में ऐप आधारित नियंत्रण है, जिससे मालिक दूर से ही दरवाजे को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, जिससे बिना शारीरिक रूप से मौजूद हुए ही एक्सेस मैनेज किया जा सकता है। पालतू जानवरों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में भी जहां विश्वसनीयता आकर्षक सुविधाओं से अधिक मायने रखती है, डेस्कमेट ने डेस्क सेटअप में एक यांत्रिक बदलाव किया है, जिसमें एक मोटर चालित फोन डॉक है जो वास्तविक समय में गतिविधि को ट्रैक और अभिविन्यास समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतर्निहित मोटर और सेंसर का उपयोग करके डॉक उपयोगकर्ता के सामने लगे स्मार्टफोन को घुमाता और झुकाता है। यह फोन के कैमरे और डिस्प्ले को पूरी तरह से डिजिटल क्रॉपिंग या सॉफ्टवेयर ट्रिक्स पर निर्भर किए बिना संरेखित रखता है। डेस्कमेट एक सामान्य स्मार्टफोन को वीडियो कॉल, कंटेंट देखने या असिस्टेंट स्टाइल इंटरैक्शन के लिए फेस ट्रैकिंग डेस्क डिवाइस में बदल देता है। इस अप्रोच में अलग से स्क्रीन या प्रोसेसर जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पहले से मौजूद हार्डवेयर की उपयोगिता बढ़ाने के लिए सिंपल मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे मौजूदा डिवाइस के साथ फिजिकल मूवमेंट को मिलाकर सिस्टम की जटिलता बढ़ाए बिना नए इंटरैक्शन मॉडल बनाए जा सकते हैं। हेल्थटेक ने विंग्स बॉडी स्कैन 2 के साथ एक बड़ा कदम उठाया है। यह स्मार्ट स्केल लगभग 90 सेकंड में 60 से ज्यादा बायोमार्कर नापता है। यह हॉट हेल्थ, नर्व हेल्थ, वेस्कुलर मैट्रिक्स, मेटाबॉलिक इंडिकेटर और इलेक्ट्रोमल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। यूजर नंगे पैर खड़े होकर सेंसर पकड़कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैप्चर करते हैं। डेटा को एक सब्सक्रिप्शन ऐप के जरिए समय के साथ विजुअलाइज किया जाता है, जो सिंगल रीडिंग के बजाय ट्रेंड पर फोकस करता है। वायिंग्स ने इसे फिटनेस एक्सेसरी के बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी के तौर पर पेश किया। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एआई इंटीग्रेशन पर जोर दिया और फोर्ड ने एक स्पष्ट, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार किया। कंपनी ने एक एआई वॉइस असिस्टेंट की घोषणा की जो पहले उसके मोबाइल ऐप के अंदर रोल आउट हुआ, फिर सीधे गाड़ियों में एक्सपेंड हुआ। यहाँ जो मायने रखता है वह इंटीग्रेशन का लेवल है। यह असिस्टेंट केवल इंफोटेनमेंट कमांड तक सीमित नहीं है, इसमें वाहन के विशिष्ट सिस्टम और डेटा तक पहुँच है, जिसका अर्थ है कि ड्राइवर प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके तेल जीवन, टायर की स्थिति, बैटरी स्वास्थ्य, रेंज अनुमान, लोड क्षमता और रखरखाव अनुसूची के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। असिस्टेंट गूगल क्लाउड के माध्यम से होस्ट किए गए बड़े भाषा मॉडल पर बनाया गया है, लेकिन फोर्ड ने जोर देकर कहा कि वह अपने स्वयं के वाहन डेटा परतों के साथ संयुक्त ऑफ द शेल्फ मॉडल का उपयोग कर रहा है, न कि मालिकाना बुनियादी मॉडल को शुरू से ही प्रशिक्षित कर रहा है। फोर्ड ने अपनी व्यापक स्वायत्तता समय रेखा को रेखांकित करने के लिए भी घोषणा का उपयोग किया। कंपनी का आगामी यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म 2027 में लॉन्च होने वाला है, जो इसके वर्तमान एफ सिस्टम की तुलना में विनिर्माण जटिलता और हार्डवेयर लागत को लगभग 30% तक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी के ड्राइवर सहायता के लिए आधार बन जाता है। फोर्ड ने कहा कि आइज ऑफ ड्राइविंग को 2028 के लिए लक्षित किया गया है, जिसमें उन्नत हैंड्स फ्री हाईवे सिस्टम के दायरे के समान पॉइंट टू पॉइंट स्वायत्तता क्षमताएं हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण यह है कि फोर्ड अधिकांश कोर कंप्यूटिंग मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को आंतरिक रूप से विकसित करने की योजना बना रहा है। यह दृष्टिकोण कंपनी को लागत, अपडेट चक्र और दीर्घकालिक सॉफ्टवेयर समर्थन पर अधिक नियंत्रण देता है। टेंसर ने ऑटोनॉमी को उल्टी दिशा से देखा, कंप्यूट से शुरुआत की और उसके इर्द गिर्द एक वाहन बनाया। कंपनी ने अपनी लेवल 4 की ऑटोनॉमस रोबो कार को दिखाया, जिसे किसी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के बजाय आई फर्स्ट सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया था। कार के मूल में एक ऑनबोर्ड सुपरकंप्यूटर है, जिसे ब्लैकवेल जीपीयू आर्किटेक्चर पर आधारित 8 एनवीडिया ड्राइव AGX थोर सिस्टम ऑन चिप्स का उपयोग करके बनाया गया है। संयुक्त रूप से यह हार्डवेयर प्रति सेकंड 8000 ट्रिलियन से अधिक ऑपरेशन देता है, जो धारणा, योजना, भविष्यवाणी और नियंत्रण को एक साथ अतिरेक के साथ चलाने की अनुमति देता है। कंप्यूट का यह स्तर रिमोट प्रोसेसिंग पर निरंतर निर्भरता के बिना जटिल शहरी वातावरण को संभालने के लिए है।
सेंसर स्टैक उस महत्वाकांक्षा से मेल खाता है। टेंसर एक हेलो हाइपरलर सिस्टम के साथ एक दोहरी ला कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है जो पूर्ण 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है और लंबी दूरी और मध्यम दूरी की धारणा के लिए प्रति सेकंड 25 मिलियन बीम उत्पन्न करता है। एक माध्यमिक सेंटिनल ला निकट क्षेत्र जागरूकता और ब्लाइंड स्पॉट कवरेज पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे पैदल चलने वालों, साइट चालकों और निकट सीमा की बाधाओं का पता लगाने में सुधार होता है। ये लास कैमरों और रडार के साथ मिलकर ओवरलैपिंग परसेप्शन लेयर बनाते हैं जो लेवल 4 ऑटोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, जहां सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय परिस्थितियों में ड्राइविंग हैंडल करता है। टेंसर ने अपनी रेगुलेटरी प्रगति पर भी प्रकाश डाला। रोबोका की डिलीवरी 2026 के आखिर में होने की उम्मीद है और 2027 में इसका पहला ऑपरेशनल मार्केट में आने की उम्मीद है। लिफ्ट की भागीदारी इस तकनीक को सीधे रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट से जोड़ती है। टेंसर के वाहनों को शुरू से ही राइड हेलिंग इंटीग्रेशन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, न कि बाद में एड ऑन के तौर पर। इसका मतलब है कि रूटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट और पैसेंजर इंटरेक्शन सिस्टम को सीधे लिफ्ट के मौजूदा प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य ऑटोनोमस वाहनों को भुगतान करने वाले ग्राहकों के साथ सक्रिय सेवा में ले जाना है, जहां अपटाइम, सुरक्षा, प्रदर्शन और परिचालन दक्षता तकनीकी क्षमता के बराबर मायने रखती है। बाकी इकोसिस्टम में पीसी हार्डवेयर भरा हुआ है। डेल ने 2026 के लिए XPS 14 और XPS 16 के साथ अपने प्रीमियम लाइनअप को रिफ्रेश किया, जिसमें इंटेल को अल्ट्रा प्रोसेसर, ओलेड डिस्प्ले और रिफाइंड एल्यूमिनियम डिजाइन है। सैमसंग ने गैलेक्सी बुक 6 लाइनअप के साथ प्रीमियम विंडोज लैपटॉप में आई एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस पर जोर दिया। HP ने एलीट G से कई लोगों को चौंका दिया, जो सीधे कीबोर्ड फॉर्म फैक्टर में बना एक कंप्यूटर है जो एंटरप्राइज उपयोग के लिए पुराने आइडिया को आधुनिक बनाता है। ऑडियो और लाइफस्टाइल तकनीक ने चीजों को पूरा किया। ऑडियो टेक्निका ने ATLP7X टर्नटेबल पेश किया, जिसमें बेहतर कंपोनेंट और आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ अपने एनालॉग लाइनअप को अपडेट किया। विक्ट्रोला ने साउंड स्टेज दिखाया, जो टर्नटेबल के नीचे बैठने के लिए डिजाइन किया गया एक ऑल इन वन साउंड बेस है, जो साउंड क्वालिटी से समझौता किए बिना विनाइल सेटअप को सरल बनाता है। फिलहाल चीजें यही हैं और भी बहुत कुछ आने वाला है और मैं उसे अगले में कवर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।